आज मैं दुबई जा रहा था। घर के अखराजात और जिम्मेदारियों से तंग आकर मजबूरन मैंने ये फैसला किया था। अपनी बहन और माँ की तरफ नज़र पड़ी तो एक बार मेरा दिल डोलने लगा था। सोचने पर मजबूर हो गया, क्या ये मेरा फैसला सही है? अपनी जवान बहन और बूढ़ी माँ को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे बगैर कौन उनका सहारा बनेगा? कौन मेरे बाद उनका ख्याल रखेगा? मगर फिर मैं अपने दिल को मजबूत करता भारी कदमों के साथ घर से बाहर निकल कर खड़ा हो गया, जहाँ पर मेरा दोस्त अपनी गाड़ी लेकर आने वाला था। थोड़ी देर के बाद जुनैद आ गया। वो मेरी माँ से मिलकर उन्हें बहुत सारी तसल्ली दी और दिलासे देने लगा। वहाँ जाते ही उसे काम पर लगवा दूंगा। अम्मा उसे ढेरों दुआएं देकर हम दोनों को रुखसत किया था। जुनैद ने अपनी दोस्ती खूब निभाई थी, अपना कहा सच कर दिखाया था। अभी कुछ वक्त पहले तक मैं ज़रा ज़रा सी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हलकान होता रहता। पूरा पूरा दिन मजदूरी कर रहा था, मगर फिर भी इतने पैसे ना कमा पाता कि घर के अखराजात और अम्मा की दवाई मुकम्मल कर पाता। और अगर जिस दिन ये दोनों काम हो जाते तब नई परेशानी मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती। मुझ पर 7 बहनों की ज़िम्मेदारी थी। वो सभी जवान थीं, शादी की उम्र को पहुंच गई थी। उन सबको उनके घर में रुखसत करना था, मुनासिब जहेज़ देकर शादी करनी थी। और ये सब कैसे होता? सोच सोच कर रातों की नींदें उड़ चुकी थी। उस दिन मैं काम पर था जब ठेकेदार ने मुझे आवाज़ दी। मैं उस वक्त उसकी बात सुन नहीं सका। मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। जब उसने मुझे दोबारा आवाज़ दी और मेरे ना सुनने पर वो मुझे गालियाँ देने लगा कि मैं उसे नज़रअंदाज कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं सुन पा रहा। उसने जब गाली दी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने आओ देखा न ताओ उस पर पल पड़ा। उस वक्त मैं ये भूल गया कि मैं एक मामूली मज़दूर हूँ और ये ठेकेदार है। अगर उसने मुझे काम से निकाल दिया तो मुझे दोबारा कौन काम देगा? हम दोनों लड़ते हुए वहाँ से दूर आ गए थे। रोड के करीब पहुंचे तो अचानक से एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। गाड़ी में से जुनैद को निकलते हुए देखकर मैं तो हैरान रह गया था। वो बहुत बदल गया था, मगर फिर भी मैंने उसे पहली नज़र में पहचान लिया कि वो मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी यार जो कई साल पहले दुबई गया था और फिर मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं हो सका था। उसने मुझे गले से लगा लिया। तब वो ठेकेदार मुझे और भी ज़्यादा गालियाँ देने लगा, मुझे पुलिस की धमकियाँ देने लगा। असल में जुनैद ने ही मामला रफा दफा किया था। जुनैद को अपने सामने देखकर तो मैं अपना गुस्सा भी भूल गया। उसे अपने घर लेकर आ गया। मेरे घर की हालत देखकर उसकी हालत रंजीदा हो गई। तुम अभी तक वहीं के वहीं हो। मुझे लगा था कि तुम तालीम मुकम्मल करके कोई अच्छी सी नौकरी करे होगे, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारे होगे, मगर तुम तो अभी तक वैसे ही हो जैसे मैं तुम्हें छोड़ कर गया था। उसकी बात पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे तालीम दरमियान में छोड़नी पड़ी। अब्बा के इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी। काफ़ी देर हम दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर उसने फैसला किया कि वो मुझे अपने साथ दुबई लेकर जाएगा। पहले तो मैं उसकी बात पर बेतबार था कि शायद वो यूं ही बोल रहा है। आजकल के ज़माने में कौन किसी का सोचता है, चाहे कोई कितना करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। मगर फिर जब उसने सच में भाग दौड़ करके और अपने पास से पैसे खर्च करके मेरा अपने साथ जाने का इंतज़ाम कर लिया, तो मेरी खुशी से ज़मीन पर पाँव नहीं टिक रहे थे। और अब मैं दुबई की सरजमीन पर था। ये फैसला करके आया था कि मैं जान तोड़ मेहनत करूँगा। अपने ख़ानदान को खुशहाली देने के लिए जो करना पड़ा करूँगा। मैंने दिन रात एक कर दिया था। हर वक्त मैं अपने काम में ही मसरूफ़ रहता, ओवर टाइम भी लगाने लगा था। और कुछ ही महीनों में मैं इस काबिल हो गया था कि अपने घर की हालत भी सुधार सकता और एक दो बहनों का जहेज़ तैयार करके उनकी शादी भी कर सकता। अब मैं खुद को पुरसकून महसूस करने लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे सारी परेशानियां एक एक करके ख़त्म हो जाएंगी। रोज़ाना माँ और बहनों से बात करता और रोज़ाना वो मुझे दुआएं देती। उससे बात करके मैं खुद में एक नई ताकत महसूस करने लगा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लीं। अपनी सभी बहनों को उनके घरों में रुखसत कर दिया था। दुबई की चकाचौंध और सहराई हवाओं में अपनी जवानी के बेहतरीन 20 साल गुजारने के बाद जब मैंने वापसी का कसद किया तो मेरे बैग में सिर्फ कपड़े नहीं थे, बल्कि अनगिनत यादें और थकन के वो आसार थे जो वक्त की गर्द बनकर मेरे चेहरे पर जम चुके थे। 7 बहनों की शादियाँ, उनके घरों की आबादकारी और माँ की दुआओं के साए में मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद पूरा कर लिया था। मेरी उम्र 40 बरस के हिस्से को छू रही थी। घर पहुंचा तो मंजर बदल चुका था। वो बहनें जिनकी गुड़िया जैसे चेहरों को छोड़कर गया था, अब अपने अपने बच्चों के साथ खुशो खुरम थी। माँ के चेहरे पर झुर्रियाँ गहरी हो गई थी, मगर उनकी यादों में मेरे लिए वो पुरानी तड़प अब भी बाकी थी। एक शाम जब हम सेहन में बैठे चाय पी रहे थे, मेरी माँ ने नहायत संजीदगी से मेरे मुस्तकबिल की बात छेड़ी। उनका इसरार था कि अब मेरी ज़िंदगी में भी कोई शरीक हयात होनी चाहिए जो मेरी तन्हाइयों का मदावा कर सके। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, अपनी उम्र और गुज़रे वक्त का हवाला देना चाहा, मगर माँ के सामने मेरी एक न चली। चंद ही हफ्तों में मेरी ज़िंदगी का नया बाब शुरू हुआ। ज़ैनब, जो एक हादसे में अपने वालिदैन को खो चुकी थी, मेरी ज़िंदगी में आई। जब पहली बार मैंने उसे देखा तो मेरा दिल एक अजीब सी कैफियत से दो चार हुआ।
वो सिर्फ 18 बरस की थी, बिल्कुल एक खिलती हुई कली की तरह, मगर उसके चेहरे पर छाई हुई जर्दी और आंखों का खौफ कुछ और ही कहानी सुना रहा था। वो इस घर में आ तो गई थी, मगर उसका वजूद शायद अब भी माजी के किसी गहरे साए में कैद था। शादी के इब्तदाई दिन मेरे लिए बड़े हैरान कुन थे। मैंने सोचा था कि वो मेरे घर की रौनक बख्शेगी, मगर वो तो खुद एक सहमे हुए साए की तरह दीवारों से लग कर रहती। वो घर के हर कोने में यूं चलती जैसे किसी ने उसे यहाँ ज़बरदस्ती कैद कर रखा हो। सबसे अजीब बात उसका रवैया था। वो हर वक्त अपनी अम्मी और डैडी की याद में गुम रहती। कभी कभी तो मुझे यूं लगता कि वो इस हकीकत को तस्लीम ही नहीं कर पा रही कि अब वो एक ब्याही हुई औरत है। वो हर छोटी छोटी बात पर यूं सहमी रहती जैसे कोई उसे अभी डांट देगा। मैंने कई बार कोशिश की कि उसके दिल का हाल जान सकूं, उसे मुख्तलिफ तहाइफ दिए, उसे खुश करने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में जमी बर्फ़ पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। वो मुझसे बात करते हुए नज़र नहीं मिला पाती। उसकी आवाज़ में एक लर्ज़ा होता था जो मुझे बेचैन कर देता। उसका हर वक्त सहमा-सहमा रहना, अपने वालिदैन को पुकारना और घर के लोगों से कतराना, ये सब मेरे लिए एक पहेली बन चुका था। मैं 40 साल का तजर्बाकार मर्द एक 18 साल की लड़की के ज़हन की गुत्थियाँ सुलझाने में नाकाम हो रहा था। मुझे एहसास हुआ कि इस यतीम बच्ची ने शायद ज़िंदगी में कभी तहफ़्फ़ुज़ महसूस ही नहीं किया था। वालिदैन के चले जाने के बाद उस पर क्या गुज़री थी, ये कोई नहीं जानता था। वो हर वक्त किसी गैबी खौफ के साए में रहती। उसे शायद लगता था कि ज़िंदगी सिर्फ़ एक समझौता है, जहाँ उसे सिर्फ़ दूसरों के अहकामात मानने हैं। वो मेरी बीवी तो बन गई थी, लेकिन उसके और मेरे दरमियान उम्र की एक ऐसी खलीज थी जो नामुमकिन महसूस हो रहा था। वो मुझे शौहर की बजाय शायद एक सख्त गिर मुहाफ़िज़ समझ रही थी। इसी दौरान दुबई से मेरे पुराने कफ़ील का फ़ोन आया। वहाँ मेरा काम दोबारा शुरू हो रहा था और मेरी मौजूदगी लाज़मी थी। मैं एक दुआ में फँस गया था। एक तरफ मेरा वो घर था जिसे मैंने अपनी मेहनत से सहेजा था, और दूसरी तरफ ये नाज़ुक सी लड़की जिसकी ज़िम्मेदारी अब मेरे कंधों पर थी। मैं उसे उसकी मौजूदा ज़हनी हालत में यहाँ पर माँ के पास नहीं छोड़ सकता था। मुझे डर था कि मेरी गैर मौजूदगी में इसका खौफ इसे पागल ना कर दे। इसे तन्हाई नहीं बल्कि एक ऐसी तवज्जो की ज़रूरत थी जो उसे ये यकीन दिला सके कि अब वो अकेली नहीं है। मैंने सोचा कि दुबई के पुरसुकून और अलग-थलग माहौल में, जहाँ सिर्फ मैं और वो होंगे, शायद उसका डर ख़त्म हो सके। वहाँ पर उसे वो वक्त मिल सकेगा जो यहाँ मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में मुमकिन नहीं था। मैं चाहता था कि वो ज़िंदगी को एक नए ज़ाविये से देखे। उसे इस घुटन ज़दा माहौल से निकालना ज़रूरी था, जहाँ पर हर दीवार उसे उसकी यतीमी और बेबसी की याद दिलाती थी। मैंने खामोशी से तमाम कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल की। जब पासपोर्ट और वीज़ा बनकर आ गया, तो मैंने उसे बताया कि हम जल्द ही यहाँ से दूर जा रहे हैं। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत चमकी, फिर वही पुराना खौफ लौट आया। वो शायद डर रही थी कि एक अजनबी ज़मीन पर वो कैसे गुजारा करेगी, मगर मेरा इरादा पुख्ता था। मैं उसे इस अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाना चाहता था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि वहाँ उसे किसी बात का डर नहीं होगा। मैंने तहैया कर लिया था कि मैं उसकी खामोशी की ज़बान समझूंगा, उसके आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलूंगा, उसे वो तमाम खुशियाँ दूंगा जो उससे उसके बचपन में छीन ली गई थी। अब मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि एक मुरझाई हुई ज़िंदगी को दोबारा से महकाना था। मैं उसे अपने पास बुला रहा था ताकि वो किसी खौफ के बगैर सांस ले सके। उसे एहसास हो कि उसका सहारा अब टूटने वाला नहीं है। वतन वापसी का वो अरसा जो खुशियों के लिए वक्फ होना चाहिए था, मेरे लिए एक नई ज़हनी कश्मकश का बायस बन गया। मेरी शादी ज़ैनब से तो हो गई थी, मगर इस रिश्ते में वो तवाज़ुन नहीं था जो एक आम मियाँ बीवी के दरमियान होता है। वो 18 साल लड़की जो अपने वालिदैन को खोने के बाद दुनिया के हर साये से डरती थी, मेरे लिए एक ऐसी ज़िम्मेदारी बन गई थी जिसे मैं समझने से कासिर था। वो हर वक्त सहमी रहती, उसके होठों पर अक्सर अपने फौतशुदा माँ बाप का तज़किरा रहता, पर वो इस घर की दर दीवार में खुद को एक कैदी तस्वर करती थी। मुझे अक्सर महसूस होता कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, मगर परदेस का बुलावा एक ऐसी हकीकत थी जिससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता था। घर के अखराजात अब भी जारी थे। बहनों की शादियों के बाद उनके समाजी मामलात और फिर बूढ़ी माँ की देखभाल के लिए माली इस्तेहकाम ज़रूरी था। मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला था और कंपनी की तरफ से मुसलसल पैगामात आ रहे थे। मैंने बहुत सोचा कि ज़ैनब को साथ ले जाऊँ, उसके लिए तगो-दो भी की, मगर कुछ कानूनी पेचीदगियों और वीज़ा प्रोसेस में ताख़ीर की वजह से ये फ़ौरी तौर पर मुमकिन ना हो सका। रवानगी का दिन करीब आया तो मेरा दिल बहुत बोझल था। मैंने ज़ैनब को समझाने की बहुत कोशिश की, उसे यकीन दिलाया कि ये जुदाई आर्ज़ी है। मैं वहाँ जाते ही उसके कागज़ात मुकम्मल कर लूँगा और उसे अपने पास बुला लूँगा। वो उस वक्त भी खामोश रही। उसकी बड़ी-बड़ी आँखों में आँसू तैर रहे थे, मगर वो हमेशा की तरह ऐसे ही खड़ी रही। उसने सिर्फ़ इतना कहा था, क्या मैं यहाँ अकेली रह पाऊँगी? उसके सवाल में एक ऐसा खौफ था जिसने मेरा कलेजा चीर दिया, मगर हालात के जबर के सामने मैं मजबूर था। मैंने उसे तसल्ली दी कि माँ उसके साथ है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं दोबारा दुबई की इसी सरज़मीन पर कदम रख चुका था, जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल गँवा दिए थे। वहाँ पहुँचते ही मैं दोबारा इसी मशीनी ज़िंदगी में जकड़ गया,
मगर इस बार मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अपनी बीवी को इस तन्हाई से निकालना था। मैं दिन रात ओवर टाइम करता ताकि जल्द से जल्द इतना सरमाया जमा कर सकूं कि ज़ैनब का वीज़ा और रिहाइश का बंदोबस्त हो सके। मैं वहाँ एक एक दिन गिन कर गुजार रहा था। रोज़ाना घर में फ़ोन करता, माँ से बात होती तो वो खैरियत बताती, मगर जब मैं ज़ैनब से बात करने की कोशिश करता तो वो बस मुख्तसर सा जवाब देकर खामोश हो जाती। उसके लहजे की वो थकन और खौफ फ़ोन की लकीरों के उस पार भी मैं महसूस कर सकता था। वहाँ रहते हुए मैं अक्सर अकेले बैठकर सोचता कि जब वो यहाँ आएगी तो मैं उसे कहाँ कहाँ ले जाऊँगा। मैंने सोच रखा था कि उसे दुबई की बुलंदो बाला इमारतें दिखाऊँगा, उसे समंदर के किनारे ले जाऊँगा, ताकि उसके अंदर का वो खौफ ख़त्म हो सके जो उसे पाकिस्तान में घेरे रहता था। मैंने उसके लिए नए कपड़े और कुछ ज़ेवरात भी खरीदना शुरू कर दिए थे। मुझे लगता था कि जब वो यहाँ मेरे साथ तन्हा रहेगी, जब उसे कोई टोकने वाला नहीं होगा, तो शायद वो मेरे करीब आ सके और मुझे एक शौहर की हैसियत से कबूल कर ले। वक्त गुजरता गया और वो दिन भी करीब आ गया जब उसके कागजात तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे। मैं बहुत खुश था। मैंने उसके लिए टिकट बुक करवाने की मनसूबाबंदी कर ली थी। उस रात मैं बहुत सुकून से सोया था, ये सोचकर कि अब चंद ही दिनों में वो मेरी आंखों के सामने होगी। मैं उसे बताऊंगा कि मैंने उसके लिए कितने ख्वाब सजे हैं। अगर तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अगली सुबह जब मैं काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, मेरे फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर माँ का नाम देखकर मेरा दिल अचानक ज़ोर से धड़कने लगा। इतने सवेरे माँ का फ़ोन आना मामूल की बात नहीं थी। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ माँ की सिसकियों भरी आवाज़ सुनाई दी। वो बोल नहीं पा रही थी, उनका गला रिंधा हुआ था। बेटा, सब खत्म हो गया, माँ ने रोते हुए कहा। मेरा सांस जैसे सीने में ही अटक गया। माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? बहनें ठीक हैं? मैंने बदहवासी में पूछा। माँ ने एक लंबी आह भरी और जो लफ्ज़ कहे वो मेरे कानों में तपते हुए शीशे की तरह उतर गए। ज़ैनब, ज़ैनब चली गई बेटा। वो हमें छोड़कर अपने अम्मी डैडी के पास चली गई हैं। मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया। मुझे लगा जैसे कायनात की हर आवाज़ थम गई हो। माँ बता रही थी कि उसे रात को अचानक तेज़ बुखार हुआ। वो बेहोशी की कैफियत में अपने वालदैन को पुकारती रही और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसका मासूम दिल धड़कना बंद हो गया। वो लड़की जिसे मैंने तहफ़्फ़ुज़ देने के ख्वाब देखे थे, जिसे मैंने परदेस बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, वो खामोशी से इस दुनिया से कूच कर गई थी। मेरा वो फैसला कि उसे पाकिस्तान छोड़कर आ जाओ, अब मेरे सामने एक मुजरिम बनकर खड़ा था। मैंने सोचा था कि उसे अपने पास बुला लूँगा, उसे खुशियाँ दूँगा, मगर ज़िंदगी ने मुझे मोहलत ही ना दी। वो यतीम लड़की जो हर वक्त सहम कर रहती थी, शायद इस दुनिया की तलखियों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकी और खामोशी से अपनी अबदी पनाहगाह की तरफ निकल गई। ज़ैनब की मौत की खबर ने मेरी रूह को फना कर दिया था, लेकिन परदेस की मजबूरियाँ और माली बोझ ऐसा था कि मैं फौरी तौर पर पाकिस्तान ना जा सका। मैंने अपने दुख को काम के बोझ तले दबाने की कोशिश की और फैसला किया कि अब माँ को अपने पास दुबई बुला लूँगा, ताकि उनकी खिदमत कर सकूँ और वो भी यहाँ की रौनकें देखकर अपना गम थोड़ा सा कम कर सकें। माँ जब दुबई आई तो वो बहुत खुश थी। वो माज़ में घूमती, अपनी बेटी और उनके बच्चों के लिए ढेरों खरीदारी करती। रंग बिरंगी कपड़े और तोहफ़े देखकर उनके चेहरे पर एक इत्मीनान आ जाता। जब कभी मैं तज़किरा करता कि अम्मा, अब कुछ दिन के लिए पाकिस्तान चलते हैं, मेरा दिल उदास है, तो वो फ़ौरन मुझे रोक देती। वो कहती, बेटा, अभी वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? वहाँ अब रखा ही क्या है? कुछ वक्त यहीं पर सुकून से रहते हैं, वहाँ तो बस परेशानियाँ ही हैं। मैं उनकी बात मान लेता, ये सोचकर कि शायद वो भी इस सदमे से दूर रहना चाहती हैं। एक दिन घर में सन्नाटा था कि मेरी बहन की कॉल आई। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी थी। उसकी कही हुई चंद बातों ने माँ को तड़पा दिया और मेरा दिल भी एक अनजाने खौफ से भर गया। अब मुझसे मज़ीद सब्र ना हो सका। मेरी बीवी की याद, उसकी वो खामोश आँखें, उसकी कब्र देखने की तड़प मुझ पर हावी हो गई। मैंने माँ की एक न सुनी और वापसी का टिकट कटवा लिया। हम पाकिस्तान पहुँचे तो मेरा पहला सवाल यही था कि मुझे ज़ैनब की कब्र पर ले जाया जाए। माँ के लहजे में एक अजीब सी लर्ज़िश आ गई थी। वो टाल-मटोल से काम लेने लगी। कभी कहती कि रास्ता भूल गई हैं, कभी कहती कि अभी शाम हो रही है, कल चलेंगे। लेकिन मेरे इसरार पर वो मुझे एक पुराने उजड़े हुए कब्रिस्तान ले गई। वहाँ पर एक कोने में कच्ची सी टूटी-फूटी कब्र थी, जिसके सरहाने कोई कुतबा नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था। माँ ने इशारा किया कि बेटा, यही ज़ैनब की कब्र है। मैं वहाँ पर बैठ गया, मिट्टी को छुआ, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था। वो कब्र देखकर यूँ लग रहा था जैसे इसे बने कई दहाइयाँ गुजर चुकी हों। कब्रिस्तान से वापसी पर मेरी मुलाकात वहाँ के बूढ़े गोरकन से हुई। मैंने उससे पूछा, बाबा, ये जो कच्ची कब्र है, ये कब की है? उसने धुंधली आंखों से मुझे देखा और कहने लगा, बेटा, ये कब्र तो बहुत पुरानी है, शायद 20-25 साल पुरानी। इसमें तो कोई बुजुर्ग दफन थे। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बीवी को मरे अभी चंद साल ही हुए थे, फिर माँ ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? वो किसकी कब्र थी जिस पर मैंने आंसू बहाए? मेरे ज़हन में शकूक के सांप पलने लगे।
घर आकर मैंने वो कमरा खोला जो बरसों से बंद था। ये वही कमरा था जहाँ ज़ैनब रहती थी। मैंने अलमारियों की, दरवाज़ों की तलाशी लेना शुरू की, जैसे मैं किसी सच की तलाश में हूँ। अचानक एक पुराने ट्रंक के नीचे से मुझे एक डायरी मिली। उसके सफ़ात आँसुओं से भीगे हुए थे और तहरीर ज़ैनब की थी। दरसते हाथों से जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, तो मेरे होश उड़ गया। उसने लिखा था कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ और बहनों ने उस पर ज़ुल्म की इंतहा कर दी थी। उसे बात-बात पर ताने दिए जाते, उसे यतीम और बोझ कहा जाता, उसे घर की खादमों से भी बदतर काम लिया जाता। उसने लिखा था, मुझे अपनी जान का खतरा है। ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। शायद कहीं मुझे पनाह मिल जाए। मेरा सर चकराने लगा। मैं दीवानावार उसके पुराने महल्ले की तरफ भागा, जहाँ पर उसके वालिदैन रहते थे। गलियों में खाक छानते हुए, लोगों से पूछते-पूछते, मैं एक निहायत शिकस्ता और बदबूदार बस्ती में पहुँचा, जहाँ पर एक खस्ता हाल झोंपड़ी के बाहर वो बैठी थी। उसकी हालत देखकर मैं पहचान ना सका। वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, मैले-कुचैले कपड़े और आँखों में वही पुराना डर। पर वो डर और भी गहरा था। उसकी गोद में एक छोटा-सा बच्चा था, मेरा बच्चा, जिसकी पैदाइश और वजूद से मैं बिल्कुल बेखबर रखा गया था। मैंने उसे सँभाला, उसे और अपने बच्चे को लेकर जब मैं घर पहुँचा, तो वहाँ पर कोहराम मच गया। मेरी माँ ने जब ज़ैनब को ज़िंदा अपने सामने देखा, तो उनके रंग उड़ गए। वो फ़र्श पर बैठकर रोने लगी और इतराफ़ करने लगी कि उन्होंने ये सब क्यों किया। उन्होंने कहा, बेटा मुझे डर था कि कहीं तुम अपनी बीवी की बातों में आकर हमें भूल ना जाओ। मुझे डर था कि वो तुम्हें हमसे दूर कर देगी और तुम हमें और अपनी बहनों को छोड़ दोगे। तुम्हारे अलावा हमारा कौन था? तुम ही तो हमारा सहारा हो। इसीलिए मैंने ये झूठा ड्रामा रचाया। मेरे सामने मेरी वो माँ बैठी थी जिसके पाँव तले मैं जन्नत तलाश करता था। लेकिन आज इसी माँ ने मेरी जन्नत यानी मेरे घर को उजाड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे हाथ में वो मासूम बच्चा था जो अपने ही बाप की पहचान से महरूम रहा, और मेरी वो बीवी थी जिसे ज़िंदा दरगोर कर दिया गया था। माँ बार-बार कह रही थी कि उन्होंने ये सब अपनी बेटियों के मुस्तकबिल और मेरी तवज्जो हासिल करने के डर से किया। ज़ैनब ने भी, जिसका दिल अभी भी उस मासूम बच्ची जैसा था, अपनी सास की हालत देखकर मुझे इशारा किया कि मैं उन्हें माफ़ कर दूँ। आखिरकार मैंने बोझल दिल के साथ उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि वो मेरी माँ थी और उनके बगैर मेरा वजूद अधूरा था। मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं दोबारा परदेस नहीं जाऊँगा। जो भी थोड़ी बहुत जमा पूँजी मैंने दुबई में मेहनत करके कमाई थी, उससे मैंने अपने ही शहर में एक छोटा-सा कारोबार शुरू कर लिया। मैं अब अपने बच्चे को अपनी आँखों के सामने पलता हुआ देख रहा था, और ज़ैनब की आँखों से वो पुराना खौफ भी धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा था। मैंने अपनी माँ और बहनों की ज़िम्मेदारी भी पूरी की, मगर अब मेरी तरजीह मेरा अपना घर और मेरी बीवी थी। ज़िंदगी एक कठिन मोड़ से गुज़र कर अब सुकून की तरफ गामज़न थी, जहाँ मोहब्बत और माफ़ी ने नफ़रत के ज़ख्मों को भर दिया था। दोस्तों, आपके ख़्याल में क्या मेरा वालिदा और बहनों को माफ़ कर देने का फ़ैसला सही था, या मुझे उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए था? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी करें, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।